तो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास 3D डायग्राम बन चुका है। ये हमारा पंप हाउस है, ये क्लोरीन रूम है और ये हमारा बरामदा है। इसका प्लान हूबहू ऊपर बना हुआ है। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें अब क्या डायमेंशन है, क्या इंटरनल डायमेंशन होगा, अब कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ये मेन प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास ऐसा ड्राइंग आता है। तो सबसे पहले प्लान से स्टार्ट करना। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार, स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जैसे जल जीवन मिशन के तहत या अलग अलग फील्ड में जो है वहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है, पंप हाउस बन रहा है और बाउंड्री वॉल बन रही है। तो हमारे पास 3 टाइप की ड्राइंग है। तो हम एक एक करके पहले यहाँ पर पंप हाउस का कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है, इस प्लान के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहली बात हमको ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। ड्राइंग रीडिंग जब हम कर लेंगे तो उसमें देखेंगे डायमेंशन क्या है, उसका लेआउट का साइज क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे इंजीनियर लोग भी हैं, ये लोग भी, इन लोग का भी प्रेजेंटेशन अभी चला है। इन्होंने अच्छे तरीके से सारे टॉपिक को जो है प्रेजेंट किया है, जो भी सारी चीज़ें इनको क्लासेस में सिखाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा भी देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ स्क्रीन पर कुछ प्लान ऐसे शो हो रहा है। तो ये जो प्लान जब आपको हाथ में आता है, आपके हाथ में आएगा, तो ये जो है रहेगा A3 साइज में रहेगा, यानी एक ही लेआउट में, एक ही ड्राइंग में पूरा का पूरा इसमें प्लान रहेगा। ये लिंटल लेवल का प्लान है, ये स्लैब के टॉप का प्लान है और ये हमारा एकदम ऊपर जो हमारा होइस्ट लगा होता है उसका प्लान है। यहाँ पर 1 2 3 4 टाइप का प्लान है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है कि प्लान एट बिलो लिंटल बीम। तो जो प्लान है, जैसे कि यहाँ पर ये जो डोर है, डोर के ऊपर लिंटल होता है। अब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से काट दिया गया है। इसको काटने के बाद अब प्लान दिखाया गया है। तो देखो ये वॉल का थिकनेस यहाँ पर शो हो रहा है। जहाँ पर 9 इंच वाले यानी 230 mm यहाँ पर mm में डायमेंशन दिया हुआ है यानी, और ये सब जो है 9 इंच वाल है 230 mm का। जहाँ पर 115 mm की वाल थिकनेस होगा वहाँ पर हमको शो होगा सेक्शन में। अगर प्लान में होता तो वो दिखता कि 115 mm का वाल यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पूरा पूरा पंप हाउस के लिए जो सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क हुआ है सारा का सारा 230 mm का है। तो जनरली जब भी हमारे पास ड्राइंग आती है तो हमको साइड में जाना होता है ये जनरल नोट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ गाइडलाइन दिए होते हैं, इसी को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो इसको और थोड़ा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद हम चलते हैं पहले पॉइंट के बाद। तो जैसे हर ड्राइंग में गिवन होता है कि ये जो ड्राइंग में डायमेंशन लिखा हुआ है, देखो इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखी गई है, इसका मतलब ये mm में रीडिंग लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। अब पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। और क्या लिखा है दूसरा, ऑल आउटर वाल जो है 230 mm का है। जो जनरली 9 इंच का वाल होता है उसको 230 mm कहते हैं। और पार्टीशन वाल जो है 115 mm का है, यानी हाफ थिक ब्रिक वाल है यहाँ पर 115 mm का। क्लियर है। और यहाँ पर देखो तीसरा बात आ गई कोपिंग की। अब बात आती है कोपिंग, फंस गए। कोपिंग क्या होता है, जनरली जब भी कोई बाउंड्री वाल बनाते हैं या पैरापेट वाल बनाते हैं तो ऊपर क्या क्या रहेगा कि ब्रिक वर्क हुआ रहेगा, तो उस पर से जब वाटर गिरेगा या बरसात होगी तो उसमें से पानी रीस करके वो नीचे हमारे वाल को ख़राब कर सकता है, पेंट को ख़राब कर सकता है। तो उसके ऊपर हम कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं जिससे हमारा ऊपर का जो सीरा हो कवर हो जाए। यहाँ पर अगर मैं बाउंड्री वाल बनाऊँ या पैरापेट वाल बनाऊँ तो इस तरीके से सपोज ये हमारा ब्रिक वाल बना हुआ है, तो ये ब्रिक है। अभी बरसात होगा तो ऊपर से ऐसे पानी जाएगा। अब इधर अगल बगल तो हम प्लास्टर कर देते हैं, बट यहाँ से ऊपर से भी पानी जा सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 75 mm का यहाँ पर इस तरीके से कोपिंग प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर ग्रुप काट देते हैं। जब ऊपर से पानी आएगा तो ये रीस करके दीवार के सहारे भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कटा हुआ है तो वहीं पर रुक जाएगा वो पानी। उसी को कोपिंग बोलते हैं। कोपिंग क्या है, 75 mm का। देखो 1:2:4 किस ग्रेड का कंक्रीट है ये, M15। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो है M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करके ऐसे कोपिंग हमको बनाना है। क्लियर है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज करना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी M20। तो सारा ग्रेड स्पेसिफाई करके आपको दे दिया गया है कि M20 ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पर यूज करना है। रेनफोर्समेंट शैल बी TMT Fe 500, यानी उसका जो स्टील का ग्रेड होगा Fe 500 होगा। और यहाँ पर जो TMT बार होगा ना,
TMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रीटेड बार, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस शायद किया है क्लासेस में। अब ये जो है इस कोड को जो है फॉलो करना चाहिए। और क्लियर कवर यहाँ पर कितना होना चाहिए? स्लैब के लिए 25 mm, बीम के लिए 30 mm। लेकिन हम जनरली कितना पढ़ते हैं? स्लैब के लिए 20 mm और बीम के लिए 25 mm पढ़ते हैं। बट हम देखते हैं कि ड्राइंग में क्या गिवन है। अगर जनरल हमको नहीं पता रहेगा तब वो हम क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। नो लैब स्प्लाइस एट सपोर्ट और इन बेंड लेंथ, यानी कहीं पर भी जहाँ पर भी जंक्शन आ रहा होगा वहाँ पर हमको कोई लैब नहीं देना है, कोई स्प्लाइस का यूज नहीं करना है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है। एट सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समझे? जंक्शन के पास में। लैब एंड डेवलपमेंट लेंथ, देखो लैब ऑब्लिक LD लिखा है, लैब यानी डेवलपमेंट लेंथ शैल बी प्रोवाइडेड स्टैगर्ड 50 इंटू डाया बार। जनरली जो हम लैब या डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं 50D यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टैगर्ड का मतलब क्या है? वही अल्टरनेट, एक जगह पर कभी भी सरिया 50% से ज़्यादा लैब नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये बात? अब आगे चलते हैं। फाउंडेशन इज डिजाइन फॉर मिनिमम SBC फॉर 70 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर। SBC का मतलब सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। हर चीज़ का, जैसे कि कंक्रीट का ग्रेड होता है उसका भी एक स्ट्रेंथ होता है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है, वैसे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी होती है। उसमें यहाँ पर शो किया है कि ये जो है 70 किलो न्यूटन का लोड 1 स्क्वायर मीटर की एरिया पर ले रहा है, वो उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है ना? अब आगे हम बात करते हैं FGL टू बी फॉलोड एज पर फाइनल लेआउट ऑफ लोकेशन, यानी जो उस समय का NGL होगा उसके बाद उस पर कुछ भी हमने कुछ वर्क कर दिया तो वो हमारा FGL बन जाता है, फिनिश्ड ग्राउंड लेवल। समझे कि नहीं? शुरू में NGL होता है, उस पर कुछ भी आपने वर्क कर दिया तो वो इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा FGL यानी फिनिश्ड ग्राउंड लेवल बोलते हैं इसको। आल फिलेट वेल्ड 6 mm थिक, नहीं एक पॉइंट छूट गया, बोल्ट ग्रेड 4.6। ये जो जनरली बोल्ट होते हैं ना उनका भी ग्रेड होता है, जैसे ग्रेड लिख दिया ना 4.6, यानी उसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा इस 4 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। और जो 6 होता है ना, जब इसका 400 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 के 24, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका यील्ड स्ट्रेंथ आ गया। तो ये ग्रेड होता है बोल्ट का। यहाँ पर फिलेट वेल्ड यूज किया गया है। अब अगर कहीं आप वेल्डिंग कर रहे हो तो 6 mm थिक का फिलेट वेल्ड करना है। दो पार्ट को अटैच करने के लिए या तो बोल्ट के द्वारा हम ज्वाइन कर सकते हैं या वेल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर पूरा जो है उसका जो है डिटेलिंग दे रखा है कैसे करना है। अब मोनोरेल कैपेसिटी कंसीडर 2 MT, मतलब मीट्रिक टन होता है, 2 मीट्रिक टन। मोनोरेल क्या होता है आगे हम बात करते हैं, वो I सेक्शन बीम ही होता है। जनरली पुराने घरों में हमारा I सेक्शन गर्डर होता है ना, I सेक्शन गर्डर स्टील का, जो ब्रिजेस होते हैं उसमें भी लगा होता है I सेक्शन का गर्डर, उसी को बोल रहा है मोनोरेल कैपेसिटी। जो रेल टाइप्स होगा यहाँ पर देखो शो हो रहा है, ये जो पंप हाउस कभी देखा है, ऊपर जैसे पिलर बना करके ऊपर ऐसे कुछ रखा रहता है गर्डर टाइप से ना, क्यों रखा रहता है? एस्थेटिकल व्यू के लिए कि देखने में अच्छा लगेगा। क्या लोड ट्रांसफर करने के लिए? ऊपर कौन सा लोड आ रहा है? वो तो पिलर खड़ा करके रखा जाता है ना। देखो जो पंप है उसके लिए बोरिंग तो करना पड़ेगा ना, पंप मशीन लाना पड़ेगा, तो उसको अंदर रखेंगे कैसे, इंसर्ट कैसे करेंगे? समझे कि नहीं? इसलिए उस जॉइस्ट को लगा, इसको मोनोरेल बोलते हैं। उसको ऊपर पिलर के ऊपर ऐसे रख देते हैं, हैंग कर देते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपको पंप नीचे ले जाना हो, बोरिंग करना हो तो उसके लिए आसानी रहे। अब देखो इसका हम समझते हैं, थोड़ा सा मैं 3D बना देता हूँ इस पंप हाउस का। इसका जो प्लान है इसमें बताया कैसे गया है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले प्लान देखो, प्लान को देख करके मैं 3D बनाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखो ये वरंडा है ना, जिसको बरामदा भी बोलते हैं, उसके बाद क्लोरिंग रूम है, उसके बाद ये पंप हाउस है। तो देखो इसमें क्या है कि बरामदा है, कोई भी वर्कर होगा तो बरामदा में बैठेगा। क्लोरीन रूम क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरीन रखा जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। जब भी जो नीचे से वाटर निकलता है उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया ना हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले, उसके लिए हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है। जनरली पंप हाउस जरूरी नहीं है कि आप बोरिंग ही कर रहे हो, अगर बगल में टैंक है तो टैंक से भी तो कहीं ना कहीं पानी आएगा ना, पंप लगाना पड़ेगा उसको फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि हाइट वाले प्लेस पर भी हमको भेजना पड़ेगा, प्रेशर मेंटेन करना होगा उसके लिए।
तो यहाँ पर बरामदा है, ये क्लोरीन रूम है, ये पंप हाउस के लिए बोरवेल देखो वो ऊपर लिखा हुआ है। और ऊपर देखो बाईपास चेम्बर है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है तो बाईपास करने के लिए हमको एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि हमको ये समझ में आना चाहिए ना कि कैसे पंप हाउस बना हुआ है। तो मैं इसको बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा ब्रिक वर्क हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रिक वर्क कर देते हैं। किसको? तो अब जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास 3D डायग्राम बन चुका है। ये हमारा पंप हाउस है, ये क्लोरीन रूम है और ये हमारा बरामदा है। इसका प्लान हूबहू ऊपर बना हुआ है। अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें अब क्या डायमेंशन है, क्या इंटरनल डायमेंशन होगा, अब कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ये मेन प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास ऐसा ड्राइंग आता है। तो सबसे पहले प्लान से स्टार्ट करना और विजुलाइजेशन कर लेना है कि कैसे कैसे इसका पूरा 3D मॉडल बनेगा। देखो अब उसके बाद क्या है ना कि इसके ऊपर भी एक यहाँ पर जो है मोनोरेल लगा हुआ है। मोनोरेल मतलब ये लिखा हुआ है ISMB 200, यानी ये यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, उसका जो डेप्थ है 200 है, वो I सेक्शन होता है। तो यहाँ पास में 350 mm का पिलर बनाया गया है स्लैब के ऊपर। स्लैब के ऊपर ही 1 मीटर हाइट तक। हम देखते हैं कि हाइट कितनी होने वाली है यहाँ पर। पहले इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पिलर बनाया गया है, फिर एक पिलर यहाँ पर भी बनाया गया है और इस पिलर के ऊपर जो है इसी ISMB को, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम होती है, I सेक्शन होता है, उसको यहाँ पर बना करके रखा गया है। अब इसी के ऊपर जो है जो I सेक्शन होगा इस तरीके से यहाँ पर इस आपको प्लान में इस तरीके से दिखेगा, लेकिन 3D जब बनाएंगे तो ये इस तरीके से I सेक्शन होता है, इस तरीके से। समझे कि नहीं? ये जो रहेगा इस तरीके से। अब ऐसे में फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आप समझ जाना। इस तरीके से ऊपर I सेक्शन रखा रहेगा। अब पूरा विजुलाइजेशन हो गया ना। अब यहाँ पर जो रहेगा, जो पंप हाउस है, वहाँ पर जो पंप है, यहाँ पर 700 बाई 700 mm का होल भी है यहाँ पर, ताकि पंप को या किसी प्रकार की बोरिंग मशीन को ले जाना अंदर हो तो ओपन रहता है वो हिस्सा। वहाँ पर फिर बाद में हम कवर कब्जे हिंज लगा करके बाद में कवर भी कर देते हैं, वहाँ पर गेट वेट लगा देते हैं ताकि कोई ऊपर से गिर न जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जनरल नोट्स हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लीजेंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए रहते हैं कि FGL को क्या बोलते हैं, NGL क्या होता है, FFL क्या होता है, FBOS क्या है। ये सारा कुछ आप इजिली इस चीज़ को समझ पाओगे। ये तो समझ में आ रहा है ना, PCC क्या है, RCC क्या है, UNO क्या है, BOS क्या है, बॉटम ऑफ स्लैब है, FFL क्या है, फिनिश फ्लोर लेवल है। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर इंटरनल डायमेंशन हमको दिया हुआ है। इंटरनल डायमेंशन यानी हाँ, ये जो पंप हाउस है, इस पंप हाउस का ये जो प्लान अगर हम देख रहे हैं, ये जो पंप हाउस का प्लान दिया हुआ है, इसमें जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, तो ये जो आउटर वाल छोड़ने के बाद यहाँ पर ये फिर हमारा बरामदा है, ये पंप हाउस है, ऊपर तक यहाँ पर ये बना हुआ है इस तरीके से। फिर ये हमारा क्लोरीन रूम है, इसी यही वाली वाल आई है, और ये जो है आगे ऊपर तक बनी हुई है। ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं है इस तरीके से। तो ये जो है ना इंटरनल डायमेंशन दिया होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितना दिया है 2500, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है 3000। क्लियर है? अब उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा इसके बगल में ऑफसेट भी तुमको दिख रहा होगा। देखो एक छोटा छोटा ऑफसेट है। तो यहाँ पर डाउट में आओगे आपकी क्या ये चीज़ है, तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इसका सेक्शन देखोगे, यहाँ पर हम आकर के इसका सेक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो देखो ये ऑफसेट निकला हुआ है, ये यही वहाँ पर शो हो रहा है, फुटिंग का ऑफसेट है। उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो प्लान में शो हो रहा है। अब यहाँ पर चीज़ें और दिख रही हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एप्रन 600 mm वाइड। अब एप्रन क्या होता है, तुरंत नई टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। जैसे अब अपना हम घर बनाते हैं, अगर प्लॉट साइज बड़ा होता है तो अगल बगल का भी फ्लोर हम बना देते हैं, ताकि अगल बगल का जो कचरा है या नीचे की जो मिट्टी है, हमारे प्लिंथ लेवल के नीचे की मिट्टी है, वो उसका इरोजन ना हो जाए, नहीं वहाँ से निकल ना जाए। उसके लिए अपने पंप हाउस के चारों तरफ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में और इजीली समझ में आएगा। ये कहाँ गया हमारा एप्रन, एप्रन यहाँ पर देखो ये एप्रन दिया हुआ है, यानी डिटेल ऑफ प्लिंथ
प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी नीचे की जो मिट्टी है वो उखड़ ना जाए, हमारा फुटिंग जो है ख़राब ना हो जाए, उसके लिए ये एप्रन बनाया गया है। ये 600 mm लेंथ का, और देखो 75 mm थिक पीसीसी 1:4:8 इस पर दिया गया, यानी M7.5 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ किया गया है। वहाँ पर M5 होता है 1.5-10 और M7.5 होता है 1.4-8। तो यहाँ पर M7.5 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करके यहाँ पर पीसीसी देना है। क्लियर हो गया ना कि जो पंप हाउस है, इस पंप हाउस के साइड में देखो, मैं अगर इस साइड में दिखाऊं इस तरीके से, इसके चारों तरफ ये 600 mm ये वाला लेंथ रहेगा, इसके चारों तरफ 600 mm का पूरा चारों साइड में ऐसे एप्रन बनाना है। 600 mm ये रहेगा, 75 mm थिकनेस सिर्फ पीसीसी का रहेगा। वहाँ पर हो सकता है आपको अलग मटेरियल फिल करना पड़ रहा हो, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इसका क्या इंटरनल डायमेंशन है, तो इसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2500 बाई 3000 दिया है, ये 3000 बाई 1500 दिया है, ये 1300 बाई 2500 दिया है। तो ये इंटरनल सिर्फ डायमेंशन दिया है 2500 3000। फिर उसके बाद ये दिया है 1500, ये दिया है 1500 और ये दिया है 3000, ये वाला 3000 दिया है। और अगर फ्लोरिंग रूम का देखें तो हॉरिजॉन्टल जो 1300 दिया है ये 1300, और जो वर्टिकल वाई एक्सिस में दिया है ये वाला ये 2500 mm दिया है। तभी तो इसमें वॉल थिकनेस तो इंक्लूड ही नहीं है, बट इस प्रोसेस में आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम लगाएंगे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। अब वो क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल क्या मेथड होता है। जैसे यहाँ पर जो ये वॉल बनाया गया है ना, तो इसमें कोई अलग से आइसोलेटेड फुटिंग नहीं दी गई है। जो ब्रिक है, जहाँ जहाँ ब्रिक वर्क हुआ है उसी में स्टेप्स फुटिंग दे दी गई है और नीचे पीसीसी कर दिया गया है। अगर आप सेक्शन देखोगे तो इजीली और समझ में आएगा। अगर आप सेक्शन देखोगे यहाँ पर, ये जो हमारा ये है, तो यहाँ देखो ये जो स्टेप्स बनाया गया है ना, ये जो वॉल था इस वॉल में ही ब्रिक का स्टेप्स बनाया गया और नीचे पीसीसी दिया गया है। और पीसीसी का थिकनेस 100 mm है, 100 mm का पीसीसी दिया गया है। और उसके बाद इस तरीके से प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के लिए ब्रिक का स्टेप बना करके हम ऊपर पहुंचे। यानी सबसे पहले यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, कम हुई, फिर ऊपर कम हुई और वॉल थिकनेस पर जा करके वॉल थिकनेस के इक्वल हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे कि ये सेक्शन तुमको पढ़ना है ना, ये सेक्शन कहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो इसको अभी हमको प्लान में ही देखना पड़ेगा। ये जो प्लान है हमारा, ये जो प्लान है देखो, इसमें सेक्शन कटा हुआ है, सेक्शन ए कटा हुआ। देखो सेक्शन यहाँ से ए इधर गया, फिर इधर गया, ये घूमा, फिर इधर गया, ऐसे कट गया। और एक सेक्शन बी भी कटा है, ये बाईपास चेम्बर में सेक्शन बी। तो जब जिधर एरो होता है ना उधर ही साइड में हम देखते हैं, इधर देखेंगे वो वाला हिस्सा काटेंगे, बाकी ये सब वो वैसा ही रहेगा। बस इतना काटने पर हमको ये बोरवेल के बारे में पता चलेगा और बाईपास के बारे में पता चलेगा। और इस वाल, ये वाली जो वाल है ना, ये जो लंबी वाली वाल स्टेप दिख रहा था ना, यही वाला था। इसी में स्टेप्स आपको दिख रहा था कि आप ये समझ में आ रहा है कि अगर एक तरफ वाल में है तो चारों वाल में होंगी, पूरे चारों साइड वाल में स्टेप्स बना दिया गया है बस। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वाल बना था ना, ये वाल इधर हमारा क्या था, बोरवेल था। इधर जस्ट यहाँ पर बोरवेल था, उसके बाद बाईपास इधर बना हुआ था। तो हमने सेक्शन ऐसे ही तो काटा हुआ था ये वाला। तो यहाँ पर काटने के बाद देखो बीच में ना ये स्पेसिंग भी तुमको दिख रही है। बीच में ये स्पेसिंग इसलिए दिख रही है क्योंकि बोरवेल जो बना है उसके नीचे से, जो नीचे से है, इसका जो पहला वाला स्टेप है उससे टच करके बना हुआ है। यहाँ तुमको एलिवेशन भी पता चल रहा है। तो ऐसे ही आपको एग्जीक्यूट भी करवाना है। तो यहाँ पर आप प्लान देख रहे होगे ना, तो इसमें स्पेसिंग दिख रही होगी क्लियर। तो यहाँ पर देखो कुछ स्पेसिंग दिख रही है, यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ स्पेसिंग है। ये स्पेसिंग क्या है, वही स्टेप्स जो बने हुए हैं उसी को शो कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो कुछ हाँ हूँ बोला जाता है। हाँ, तो आप देखो अब यहाँ पर था, तो प्लिंथ लेवल पर जैसे ही आए तो इस तरीके से जो वाल बना होगा ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं इस तरीके से। और फाइनल पीसीसी के ऊपर जा करके वैसे इधर भी बना होगा तो वो शो नहीं होगा, बस इसमें एक साइड का शो रहा है। और ये हमारा ये पूरा का पूरा ये पीसीसी है।
ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से तुमको कोई नहीं बताएगा और इसी के कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। और इसमें नया प्रोजेक्ट इसी पे चल रहा है, जो पंप हाउस बन रहा है, ओवरहेड वाटर टैंक बन रहा है, तो ये बहुत ही काम आने वाला है सभी लोगों के लिए। जो व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख भी रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है पूरा नज़र बनाए रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं। तो पूरा पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें पूरा समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर देखो समझ में आ रहा होगा कि 700 क्या लिखा हुआ था। इसके सेंटर को पॉइंट आउट किया है ये, इस बोरवेल के सेंटर को पॉइंट आउट करने के लिए 700 और 700 का डायमेंशन दिया है। कहाँ से? इनर से, उस कॉर्नर से, इस वाले इनर से। अगर मैं 700 इधर मेजर कर लूँ और 700 में इधर है, अब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को मिलाऊंगा तो ये जो सेंटर मिलेगा ना, ये बोरवेल का सेंटर होगा यहाँ पर। और इस जितना भी आप साइज दिया होगा उसके हिसाब से सेंटर पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे, इधर भी आगे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है बोरवेल ऐसे बन जाएगा, जो भी डायमेंशन होगा वो मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी 600 mm हमने एप्रन की बातें कर ली हैं। बाकी डोर विंडो जो है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी, देखो ये डॉटेड लाइन, इसका क्या मतलब है? ये जो हमारा प्लान है ये लिंटल लेवल से नीचे का है, इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया गया है। क्योंकि इसके ऊपर जो बर्जा है ना, छज्जा, उसको हम अभी डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये प्लान जो है लिंटल के नीचे का बना हुआ, तो वो अभी ऊपर नहीं है। मतलब काट देने के बाद ऊपर वाली चीज़ हट जाती है तो वो डॉटेड दिख रही है। तो बरामदे के लिए हमको लिंटल लेवल पर जो है छज्जा भी प्रोवाइड करना है। देख रहे हो एक ही प्लान से कितनी डिटेलिंग निकल रही है। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर रेन वाटर डाउन, क्या लिखा है ये? हाँ, ये जो है ना, ये ड्रेन के लिए दिया गया है। यहाँ पर पाइप जो है ना, जो स्लैब का पानी है उसको ड्रेन आउट करने के लिए यहाँ पर पाइप के लिए होल छोड़ा हुआ है। तो ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे आउटर वाल से बाहर है, यानी जो वाल है उसको छेद करके नहीं है, उसके जस्ट बगल से है। हाँ, और बाकी रेनफोर्समेंट का नीचे हम देखेंगे इसके बारे में। बट ये वाला पूरा, इसमें हमने पूरा डिटेलिंग देख लिया कि क्या एप्रन होता है, क्या इस बरामदे के लिए सनसेट दिया हुआ है, डोर विंडो है, तो इसका हम साइज आगे हम देखते हैं। बाकी पूरा यहाँ पर क्लियर है। अब दूसरे प्लान के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्लान एट लिंटल बीम, और यहाँ पर देखो लेवल भी दिया हुआ है 2.45 मीटर। तो लेवल समझने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं ग्राउंड का लेवल हमारा क्या माना हुआ। देखो ग्राउंड का जो लेवल है ना उसको 0 माना गया है। तो लेवल देख करके हमको हाइट पता चलता है कि कितना फ्लोर हाइट होने वाला है, प्लिंथ का लेवल का क्या हाइट होने वाला है। तो 0 हमारा ग्राउंड लेवल है, तो उसके जस्ट ऊपर 0.35 मीटर, यानी 3500 mm की हाइट पर हमारा प्लिंथ लेवल है। हाँ, 350 mm की हाइट पर जो है हमारा प्लिंथ का लेवल है, ठीक है ना। तो लेवल यहाँ से क्लियर हो गया। अब ऊपर चलते हैं। तो ये जो लिंटल का लेवल बता रहा है यहाँ पर, लिंटल बॉटम लेवल ऑफ लिंटल। जैसे यहाँ पर अगर लिंटल प्रोवाइड करते हैं, प्लिंथ लेवल से इस पॉइंट पर आएंगे, यानी 0 से NGL से यहाँ तक आएंगे तो 2.5 मीटर आएगा। लेकिन जब हम प्लिंथ लेवल से जब लेंगे, यानी जो हमारा प्लिंथ का लेवल वही फ्लोर का लेवल होगा, वहाँ से अगर हाइट लेंगे इस वाक का, इसका तो 2.45 में से 0.35 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 मीटर हमारा जो है लिंटल लेवल आ गया। 2.1 मीटर, सॉरी 2.1 मीटर हमारा 7 फीट के लगभग लिए लिंटल का लेवल आ गया। तो ऐसे हमको हाइट निकालना पड़ता है ड्राइंग देख करके। और जो चीज़ें मिसिंग होती है तो अपने से नहीं अज्यूम कर लेना है, वो उस आर्किटेक्चर से हमको कॉल करके या कंसल्ट करके अपने सीनियर से सजेशन लेना होता है। अपने हिसाब से कोई भी काम नहीं करना होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वही सारा डिटेल दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि देखो ये बाउंड्री वाली वाल नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिर्फ ये प्लेन तुमको वाल दिख रहा है, यानी यहाँ पर कंक्रीट वर्क हुआ है। ये लिंटल का लेआउट प्लान है, लिंटल का, ये लिंटल का लेआउट प्लान है, इसलिए ब्रिक तुमको ये वाला हैचिंग नहीं दिख रही है कि देखो अब इसमें लिंटल का डिटेलिंग भी है। देखो LB1 LB, तो ये जो है 2 टाइप के यहाँ पर लिंटल यूज किया गया है। तो अब इसमें रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग भी अलग अलग होगी। तो इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा देखते हैं, नीचे आएंगे हम। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन बना हुआ है कई सारा, देखो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ना, और यहाँ पर जो है एक सीट भी डाला गया है, शेड्यूल यहाँ पर डाला गया है कि देखो LB और LB1 इसमें क्या रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग होने वाली है। तो LB के लिए 250 बाई 150, सॉरी
230 बाई 150 mm का यहाँ पर लिंटल बीम है। LB1 के लिए भी 230 बाई 230 का लिंटल बीम है। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पर जो LB है हमारा, जो लिंटल बीम है LB, उसमें जो है यहाँ पर देखो 3 सेक्शन बनाए गए हैं। तो पहला क्या है, रीइंफोर्समेंट एट सपोर्ट, 2 सेक्शन है, रीइंफोर्समेंट एट सपोर्ट कॉर्नर पर, और ये एक्स्ट्रा, और ये जो है शियर रीइंफोर्समेंट यानी स्टीरअप के बारे में बात किया गया है। और रीइंफोर्समेंट एट मिड स्पान यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर दिखाया गया है कि उसके लिए क्या स्टीरअप की डिटेलिंग होने वाली है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई बीम है ऐसे, ये तो हमारा जो लिंटल होता है वो भी एक बीम की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से दो जब सपोर्ट पे सपोर्टेड है, इस तरीके से जब ये 2 सपोर्ट पे सपोर्टेड होगा ना, तो यहाँ पर जो इंड होगा, यहाँ पर अलग रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग होगी और बीच के लिए अलग होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो हमारा फोर्स आ रहा होता है, यानी एक पर कंप्रेशन आ रहा होगा, एक टेंशन आ रहा होगा, तो कब नेचर कहाँ चेंज हो जाए, जहाँ कहाँ पर शियर ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए हम किस प्रकार का रेनफोर्समेंट देते हैं, ये पूरा डिटेलिंग दिया हुआ शेड्यूलिंग के माध्यम से। क्लियर हुआ कि नहीं। और सपोर्ट के पास क्या है, देखो टॉप 12 mm डाया का 2 बार, बॉटम में भी 12 mm डाया का 2 बार। अगर स्टीरअप की बात करें तो 8 mm डाया का 2 लेग स्टीरअप है, 150 mm सेंटर टू सेंटर, 2 लेग स्टीरअप यहाँ पर यूज़ करना है। यानी यहाँ पर अगर सेक्शन देखें तो देखो ये दिखाया गया है, ये इंड सपोर्ट दिखाया है, ये इंड सपोर्ट है, ये मिड स्पान है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर पूरी पूरी डिटेलिंग दी हुई है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भी रेनफोर्समेंट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले पूरा ड्राइंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा भी प्लान एट लिंटल बीम ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से यहाँ पर लेआउट अब लिंटल बीम का प्लान दिया हुआ है, क्या डिटेलिंग होने वाली है। जनरली इसमें हमको सिर्फ LB और LB1 यानी 2 अलग अलग टाइप का लिंटल बीम यूज़ हो रहा है कि नहीं, वो पता करना था, इसके लिए हमने इसको देखा। यहाँ पर देखो ये LY और LB ऐसे दिखाया हुआ है ना, और ये S2 लिखा हुआ है, मतलब ये 2 वे स्लैब है, समझे कि नहीं। जब 2 एरो आ जाता है ना, अगर कोई भी प्लान दिया हुआ है उसमें अगर सिंगल एरो है ऐसे, तो 1 वे होगा, तो हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर 2 एरो ऐसे आ गया यानी 2 वे है, ठीक है। 1 वे और 2 वे के बीच में ऐसे डिफरेंस आपको करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लान एट रूफ स्लैब। रूफ स्लैब क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे टॉप है, यानी ये हमारा पंप हाउस होता है, तो इसके जस्ट ऊपर जो हम स्लैब डालते हैं उसको रूफ बोलते हैं। अब उसका प्लान दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखो ये होल भी दिख रहा है। अभी क्या हो रहा था कि इस लिंटल को दिखाने के लिए हमने स्लैब को काट दिया था अपने इमेजिनेशन से। अभी क्या है, बस ऊपर से हम देख रहे हैं, यानी टॉर्च जला रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमको होल दिख रहा है, यहाँ पर देखो पिलर दिख रहा है। तो 2 पिलर स्लैब के ऊपर बने हुए, देखो इधर कहीं से पिलर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मतलब समझ गया है कि नीचे से नहीं बनना स्टार्ट हुआ है, ये स्लैब के ऊपर ही पिलर बनेगा। और इसका साइज क्या होगा उसका भी डिटेलिंग आगे दिया होगा। और ये LY LX दिया है, और दोनों खाने में देखो ये जो एरो बनाया है S1 S2 दोनों के लिए ये 2 वे स्लैब है, S1 S2 दोनों स्लैब के लिए 2 वे स्लैब है। यहाँ पर देखो सेक्शन काटोगे ना, तो यहाँ पर तुमको डिटेलिंग में दिखेगी रेनफोर्समेंट की, क्योंकि ये स्लैब लेआउट प्लान है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वाला जो सेक्शन कटा हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखो 3516 दिख रहा है, और ये रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग है। और वायु को काट रहे हैं तब भी हमको क्रैंक दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 वे है, दोनों साइड क्रैंक हुआ है। मेन बार, फर्स्ट प्लेस मेन बार और सेकेंड प्लेस मेन बार दोनों में क्रैंक हुआ है। और क्रैंक का देखो यहाँ पर डिटेलिंग भी दिया हुआ है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सपोर्ट से हमको 0.1L और इस सपोर्ट से 0.1L। L क्या है भाई, ये इफेक्टिव स्पान है, देखो सेंटर टू सेंटर। हो गया क्लियर। और इस तरीके से रेनफोर्समेंट का ये डिटेल है। अब बात करते हैं आगे चल करके, मेन हमारा क्या है, प्लान एट मोनोरेल होस्ट बीम लेवल रूफ टॉप लेवल 4.95 मीटर। बात समझना, हमारा जो प्लिंथ का लेवल था 0.35 मीटर पर था, और जो हमारा लिंटल का लेवल था वो था 2.45 मीटर पर, और जो ये हमारा स्लैब का टॉप है ये 3.45 मीटर पर, यानी 1 मीटर का डिफरेंस आ रहा है ये जो है। और हमारा यहाँ पर जो मोनोरेल है वो है 4.95 मीटर पर। तो इस वाले में से ये जो माइनस करेंगे ना, जितना भी डिफरेंस आएगा वही हमारा जो ऊपर का मोनोरेल के लिए पिलर बनाना है वही हाइट आएगा।
उसका टॉप आएगा, यानी उसमें ये जो मोनोरेल का डेप्थ होगा ना उस पैरापेट के लेंथ में इंक्लूडेड होगा। हो गया क्लियर? और ये जो मोनोरेल होइस्ट है यही है आई बीम है, आई सेक्शन बीम है। इसको इसका नोटेशन होता है ना जिस हिसाब से जैसा लोड आता है, तो जो ISMB लिखा है यहाँ पर ISHB भी आता है, हैवी बीम आता है, ISLB आता है, लाइट बीम आता है। तो यहाँ पर ISMB इस स्पेसिफिकेशन का 200 mm थिकनेस में मार्केट में अवेलेबल रहता है। हो गया क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हम सब सेक्शन को देख लेंगे तो हमको रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आ रहे हैं कि प्लिंथ प्रोटेक्शन के लिए एप्रन दिया हुआ है, बाकी ये जो फिलिंग अंदर के साइड में किया गया है इसकी पूरी डिटेलिंग है। उसके बाद यहाँ पर हम बात आती है कि अब ये हम जो कैलकुलेशन है कहाँ से स्टार्ट करें, मेन बात इसी में फंसते हो आप। तो सबसे पहले हमको इस PCC को कैलकुलेट करना होगा। PCC के बाद इस स्टेप जो फाउंडेशन हुआ है उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके ऊपर आएंगे तो जो वाल होगा, वाल में से डोर विंडो का वॉल्यूम माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा उसको प्लास्टर करना है, पेंटिंग करना है, उसका पूरा कैलकुलेशन हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी शो हो रहा है कि इसका कितना वृत्त है, कहीं नहीं शो हो रहा है, लेकिन ये डेप्थ दिया हुआ 1250 है, डेप्थ हमको पूरा क्लियर दिया हुआ है। तो और पूरा ड्राइंग में हम छानबीन कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है। देखो यहाँ पर 350 लेकिन दिया है यार। हाँ, यहाँ पर जस्ट वॉल के नीचे हम आएंगे, ये जो 230 mm का वॉल है उसके नीचे आ रहे हैं, मतलब 350 mm हुआ। फिर उसके बाद 460 mm हो गया, मतलब समझ रहे हो कितने mm की कितना 110, यानी 55 mm एक साइड, 55 mm एक साइड, समझे कि नहीं? 55 55 110 ही होगा ना। तो जो 350 है में से 230 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120, यानी ऊपर के लिए हमको कितना छोड़ना पड़ेगा? 60 mm 60 mm, यही है ना ऑफसेट। ऊपर का जो ऑफसेट है 60 mm का, और नीचे का जो जितना भी ऑफसेट है सब 110 110, यानी 55 mm का ऑफसेट है। 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट रहता भी है जनरली, 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट वो रहता ही है, ठीक है ना। बाकी इस ड्राइंग में और डिटेलिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा हमको अज्यूम नहीं करना होता। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, तुरंत तुम अपने आर्किटेक्चर को कॉल करके पूछ लोगे सर ऑफसेट कितना है, और उसको मेजर करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर 5 सेंटीमीटर आपको पता है तो उसके बिहार पर आप बोल सकते हो क्या सर मैं 5 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, तो खुद ही बताएगा हाँ हाँ नहीं लेना है, लेना है, ये सारा चीज क्लियर हो गया ना। तो जब हमको क्या है कि ये वाला पूरा डायमेंशन हमको निकालना है, ये वाला नीचे का हमको पूरा डायमेंशन निकालना है। ऊपर देखो दिया है 1000 दिया है, यहाँ पर 700 दिया हुआ है। अब ये कितना यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, देखो इस वॉल थिकनेस के बराबर 230, इधर कितना बड़ा है 230, और ये जो रहता है 15 सेंटीमीटर भी रहता है, ये समझे कि नहीं। ये जो बाहर निकला रहता है 6 इंच के बराबर हम निकाल देते हैं। तो अगर ड्राइंग में गिवन नहीं है तो 4 से 6 इंच आप ले सकते हो। इसको जनरली जो है जब फुटिंग आप कैलकुलेट करते हो या कॉलेजेस में पढ़ते हो तो 15 सेंटीमीटर है वो वहाँ पर लेकर के चलते हैं। हाँ 10-15 यही रेंज रहता है। तो यहाँ से जो है आपको सिर्फ यही चीज़ हमको यहाँ से कैलकुलेट करना था। अब क्योंकि ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो हमारी गलती नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी गलती नहीं है कि हमको नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाटा में हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि जो बंदा जानता हो साइड पर वर्क किया हो, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सबसे अच्छी बात यही रहेगा कि आप आर्किटेक्चर को कॉल करो, उससे पूछ लो। और इस वाले के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो जनरली जो जैम होता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते थे, जैम भी बोलते थे ना, जो तुम लोग को खुद नहीं पता। जो ऑफसेट ये निकला रहता है यहाँ पर, चेम्बर है 1000 बाई 1000 इंटू 1150, और ये ऑफसेट नहीं दिया हुआ है तो आप जनरली 100 mm लेकर के चलना है यार। हाँ 10 सेंटीमीटर आप लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1000 में 230 ऐड करोगे, फिर 10 सेंटीमीटर इधर 10 सेंटीमीटर इधर, हमको लेंथ मिल गया। प्लान देखोगे इसका, ऊपर आएंगे हम प्लान देखेंगे तो ये पूरे वॉल में पड़ा होगा। तो जैसे कि जो लेंथ ये होगा ये वाला तो 1000 बाई 1000 का है, मतलब ये स्क्वायर शेप है।
ठीक है ना। और इसका डेप्थ ये 1150 है, तो स्क्वायर है, तो ये वाला लेंथ जब 1000 में 230 ये ऐड कर रहे हो, 230 ये ऐड कर रहे हो, और प्लस 10 सेंटीमीटर इधर 100 mm ये, तो जो ये वाला लेंथ है उसका अपोजिट साइड वाला वही लेंथ होगा। तो पीसीसी का क्वांटिटी ऐसे निकल गया। तो इस तरीके से पहले क्या करोगे आप, पहले हम लॉन्ग वाला शॉर्ट वाला मेथड को थोड़ा सीखते हैं, जैसे इसी में समझते हैं ना, इसी में, इसी जो 3D मॉडल है इसी में समझेंगे। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, नीचे वाले को, नीचे वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना। देखो भैया, अब जैसे कि ये जो वाल थिकनेस है उसके बाद हमारा कितना था, 50-50 mm का ऑफसेट था, 5-5 सेंटीमीटर का ऑफसेट था। तो यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर का ऑफसेट होगा, यहाँ पर ऑफसेट होगा, ऐसे ही ना, क्योंकि ये ऊपर वाल गई हुई है, ऊपर वाल बनी हुई है। फिर नीचे आएंगे, फिर 50 mm, फिर 50 mm, ये जो भी ड्राइंग के अनुसार ऑफसेट दिया होगा उसको आप लेकर के चलोगे। तो कहीं ना कहीं देखो, अब ये वाली जो वाल है एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रही है। कैसे, अगर मैं इसको प्लान बनाऊं, जैसे इसको समझ में आ गया ना ये वाला, अब जैसे मैं इसका प्लान बनाता हूँ, प्लान में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस तरीके से मान लो कि हमारा ये लेआउट प्लान है, ये पंप हाउस का। इस तरीके से हमारा ये पंप हाउस का ये पूरा प्लान है, ये पूरा बरामदा है, आगे सनसेट निकला हुआ है, बात अलग है। अब जैसे जब मुझे गड्ढा खोदना होगा ना, तो पीसीसी के साइज के हिसाब से अब देख लेंगे कि डेप्थ हमारा कितना है, 1.5 मीटर से ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो कम है 1.5 मीटर से, तो हम 300 mm दोनों साइड में एक्स्ट्रा खोद करके चलेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो है एक्सकेवेशन जब करोगे तो पीसीसी का साइज आपको पता होना चाहिए, तो पीसीसी का साइज पहले निकालते हैं। तो ऊपर जो है 230 दिया हुआ है, यहाँ पर मैं ये सेक्शन बना लेता हूँ। फिर ये ऑफसेट दिया हुआ है, फिर एक ऑफसेट दिया हुआ है, फिर एक ऑफसेट दिया हुआ है। तुम्हारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, एक चौथा जो पीसीसी के ऊपर आकर के टिकेगा। हाँ सुनो, अब ये इस तरीके से हमारा ये पीसीसी नीचे डाला हुआ है। पहले यहाँ पर 100 mm का है, उससे सटा करके 200 mm का पीसीसी है, जो हमारा बोरवेल है, बाईपास चैम्बर है उसके लिए। तो यहाँ पर जो है ये 230 mm का है, लेकिन उसके नीचे यहाँ पर हम लोग को डायमेंशन दिया हुआ है, तो इस चीज़ के लिए तो हम अज्यूम करेंगे नहीं। यहाँ पर जो है 350 mm दिया हुआ है इसके जस्ट नीचे, यानी ये वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना दिया हुआ है, 350 mm ये दिया है, 350 mm। उसके नीचे दिया है 460, और वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, 110 हम ऐड करेंगे। तो इस वाले के लिए 460 हो गया, तो इस वाले के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 570 mm हो गया। इसके लिए 110 ऐड करेंगे, 680 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पर 100 में हमको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर जब 100 में हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 780। ठीक है। तो ये हमको पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला जो साइज मिल गया, ये मिल गया 780। और कहाँ तक सिर्फ 780 रहेगा, वहीं तक रहेगा जहाँ तक ये बाईपास बना हुआ है। तो प्लान में आप देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए सिर्फ 780 रहेगा, क्योंकि आप इधर बढ़ नहीं पा रहे हो, स्वयं बढ़ नहीं पाए हो, क्योंकि उस पास में आ गया ना वो। बाकी इधर वाली वाल के लिए इधर भी साइड में तो देंगे हम 100 mm। यहाँ पर जहाँ पर बाईपास है, यहाँ तक वाली जो वाल होगी, यहाँ पे 780 रहेगा पूरा मिला करके इसके सेंटर से। तो एक साइड में कितना हो गया, 350, 40, 390, यानी सेंटर से 300 mm हम बढ़ रहे हैं तो 90। लेकिन जब जस्ट बगल में आएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 100 mm और 50 mm और ऐड कर लेंगे इसमें, तो 9 5 14 हो जाएगा, तो 440 mm।
अब यहीं पर इस सेंटर से 440 mm आप खोज सकते हो गया क्लियर? ठीक है ना? तो यहाँ पर जो रहेगा देखो, अब हमने 440 mm इधर बढ़े हैं, तो वैसे ही इस वाले सेंटर से भी तो 440 mm बढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना आप? बस बोलते रहो, ये 400 400 440 हम बढ़ते गए, फिर ये वाले इधर भी साइड में तो बढ़ेंगे और अंदर भी बढ़ेंगे, तो ये भी 440 रहेगा। ये तो बढ़े ही हैं हम यहाँ तक, और यहाँ तक ये खोदे ही हैं, ये अंदर भी बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे ओवरलैप हो गया ना। ओवर, यही मैं समझाना चाह रहा था कि क्यों लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला मेथड यूज करना पड़ता है। क्योंकि जब इस वाले के लिए आप पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक खोद दिए, तो इस वाले वाल में आओगे ना तो इतना नहीं खोदना पड़ेगा, उसके बीच वाला ही खोदना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बस, तो यहीं पर एक लॉन्ग वाल हो जाता है, हम शॉर्ट वाल अज्यूम करते हैं जानबूझ करके। तो जब क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होगे तो इतने एरिया के लिए अलग करना, इतने वाले एरिया के लिए अलग करना, इतने वाले एरिया के लिए अलग करना, बाकी सब का हूबहू सेम आएगा। तो जितनी भी वाल अब इसमें बनी हुई है, तो देखो इसके लिए जब हम खुदाई कर रहे होंगे तो इसके लिए 440 इधर बढ़ेंगे, 440 इधर बढ़ रहे होंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे खोदे होंगे हम। लेकिन इसके लिए जब जाओगे तो यहाँ पर 440 खोदना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर एक्स्ट्रा खोदना पड़ रहा है, वहाँ पर ओवरलैप कर जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि हम सिर्फ इतने ही एरिया में, जैसे कि इसके लिए जब खोदेंगे तो इतने वाले एरिया का सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, यानी ये एक वाले लेंथ में से जो वृत्त होता है ना माइनस कर देते हैं, तो वो शॉर्ट वाल बन जाता है। और जिधर साइड में हम ऐड करते हैं ये वाला, इस वाले को शॉर्ट बना दिए तो ये ऑटोमेटिक लॉन्ग हो जाएगा ये वाला वाल। अब इस वाले को पूरा समझते हुए चलते हैं। अब जैसे इनर टू इनर डायमेंशन इसका दिया हुआ है 2500, और ये वाला दिया है 3000, ये 3000 दिया है, ये दिया है 2500। अब ये शॉर्ट वाल हो गया, ये लॉन्ग वाला। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है तो इसलिए लॉन्ग वाल में ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लॉन्ग वाल वाले में हम ऐड करेंगे और ऊपर वाला जो शॉर्ट वाल है उसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पंप हाउस के लिए अगर कैलकुलेट करें तो हमारा पंप हाउस के लिए जो हमारा वाल है, ये मान लो x हो गया, ये y हो गया। तो ये x एक्सिस के लिए देखो यहाँ पर पहले पार्टिकुलर आप लिख लो। पार्टिकुलर में हमारा पूरा लेंथ कितना है, इनर टू इनर, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, सेंटर टू सेंटर तो आपको लेंथ फाइंड कर लेना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। क्योंकि देखो ना सेंटर से मैं 440 बढ़ा था, 440 इधर गया था, तब ये इनर टू इनर दिया हुआ है 2500 बाई 2500। ठीक है, चलो अभी इसी से हम समझते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर जब खुदाई करनी होगी हमको, तो ऐसा भी कर सकते हो कि इस वाले जो वृत्त है उसमें से ये वाला वाल थिकनेस माइनस कर दिए, जितना बचा उसको हाफ इधर बांट दिया, हाफ इधर बांट दिए, ऐसा भी कर सकते हो आप। हाँ, सेंटर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा ये 2500 था, तो 2500 में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, इधर वाला हाफ माइनस करना पड़ेगा, हाफ माइनस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 440 आ रहा था यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटर से, तो अभी कितना माइनस करना पड़ेगा, 440 माइनस 230 का हाफ 115। 440 में से 115 माइनस करेंगे तब तो ये वाला लेंथ निकलेगा, तो उसको जो है 2500 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हो गया, जो शॉर्ट वाल है यहाँ पर जो 2500 है, 2500 माइनस क्या क्या माइनस कर रहे हैं, जो 440 है, 440 लिखना है ना, 440 माइनस 115, मतलब एक साइड का भी हुआ, इधर भी साइड में तो वही करना पड़ेगा, तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2। तब क्या हो गया कि यहाँ से जो ये सेंटर से 440 छोड़ करके ये वाला लेंथ आ गया, ये वाला, ये वाला। क्लियर है ना? अब लेकिन जो लॉन्ग वाल होगा, जो लॉन्ग वाल होगा, लॉन्ग वाल की कंडीशन में 3000 mm है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा देखना। इसमें हमको इस सेंटर से आगे तक बढ़ना है ना, इस सेंटर से आगे तक बढ़ने के लिए पहले 3000 में इधर और इधर से तो पहले सेंटर पर हम पहुंच जाते हैं, तो 230 ऐड कर देते हैं। 3000 प्लस 230
सेंटर तक पहुंच गए। अब सेंटर तक पहुंचने के बाद हमको 440 ऐड करना था, या तो 3000 में 230 ऐड कर लो, या 440 में ऐड कर लेना 230। वही तो मैं बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ तक तुमने खोदा, ये यहाँ खोदा और यहाँ खोद लिया। जब इस वाले के लिए खोदना होगा तो ये यहाँ तक है 3000, तो इसके सेंटर से इधर 440 नहीं खोदोगे? समझे कि नहीं बात? हाँ, तो यहाँ जैसे कि मैं इसको और क्लीन करके बनाता हूँ ना। देखो इस तरीके से हमारा था, तो हम क्या किए थे, यहाँ और यहाँ, तो अगल बगल हमने यहाँ और यहाँ का लेंथ ले लिया, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला। अभी इसके कंडीशन में क्या करेंगे, इसके सेंटर से ऊपर जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे ना। और ये वाला तो हम गए ही हैं ऊपर और ऊपर, तो ये वाला जो है ये पूरा हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला लेंथ चाहिए। इस वाले लॉन्ग वॉल वाले कंडीशन में, लॉन्ग वॉल के कंडीशन में ये वाला हमको लेंथ चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये ऑलरेडी अब यहाँ से हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो और इस वाले के लिए हम यहाँ तक भी बढ़े हुए थे, तो इस तरीके से हमारा इस वाले का तो कवर हो गया, यानी यहाँ और यहाँ। इस वाले के जब ऊपर जाएंगे तो ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ लॉन्ग वॉल में क्या करेंगे, 3000 हो गया प्लस 230 मत ऐड करो, तब ये कन्फ्यूजन होगा। तो लॉन्ग वॉल वाले में ऐड करते हैं, तो प्लस जो 440 था प्लस 115 इंटू 2। समझे कि नहीं? देखो इस वाले में हमने माइनस कर दिया, इस वाले में प्लस कर दिया, दोनों तरफ से। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक हम ये वाला गड्ढा जो है यहाँ तक खोद दिए, और ये वाला यहाँ तक तो खोदे ही है इस वाले के लिए। तो ये कवर हो गया, इस वाले वाल के लिए हो गया, तो इस वाले वाल के लिए भी हो गया, इस वाले वाल के लिए हुआ तो इसके वाल के लिए भी हो गया। तो कुछ झंझट करना पड़ा इसमें, बस इसको जो डबल कर देना, इसको भी और इसको भी डबल कर देना है। तो ये अभी क्या है कि हमारा एक लेंथ आ गया है, बाकी ब्रीथ हमको पता ही है और उसका डेप्थ पता ही है। तो एक्सकेवेशन भी निकल जाएगा, पीट भी निकल जाएगा, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ेंगे 680 हो जाएगा। तो जो अभी 440 हो रहा था, इसकी जगह पर कम करते जाओगे आप। वो तो ब्रिक वाल में ना कम करेंगे सर। किसमें? ब्रिक वाल होता जाएगा तो कम कर देंगे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर जाएंगे तो इसमें 3000 में 440 अभी ऐड कर रहे थे, तो अभी कितना ऐड करना पड़ेगा? 340 ऐड करना पड़ेगा ना, आधा आधा। अच्छा, आधा इधर। तो एक एक स्टेप ऐसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे ऊपर तक, और क्वांटिटी निकलता चला जाएगा। तो तुमको पता रहना चाहिए कि क्या क्या आइटम है। तो पहले पीसीसी, फिर स्टेप्स को नाम दे देना। जैसे इंट्रेंस स्टेप हमने किया था, इंट्रेंस स्टेप हमने किया था, तो यहाँ पर बस यही बात हो जा रही है कि जैसे ये बस 4 वाल के बारे में समझो, क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए जब हमको गड्ढा खोदना पड़ रहा है ना, तो इसके सेंटर से पहले 440 इधर गया, फिर 440 ये में गया, इसके लिए फिर 440 ये गया, फिर ये 440 इधर गया, फिर 440 ये गया, फिर ये 440 ये गया। फिर देखो ये गड्ढा खुद गया है, फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, ओवरलैप कर रहा है ना, 2 बार एक ही क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक लेंथ में से सिर्फ यही वाला हम कैलकुलेट करेंगे एक लेंथ के लिए। तो 2500 में से इसीलिए मैं ये वाला और ये वाला माइनस कर दिया था ये, और इस वाले के लिए ये वाला जो लेंथ था इसके लिए मैंने ऐड कर दिया था, बस और कुछ नहीं है इसमें। और हर स्टेप के लिए सिर्फ इसमें वैल्यू में चेंज करते जाओगे, वो होता चला जाएगा ऊपर, बस।